हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG वाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। वैसे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो देखिए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। कहता इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया। तो आपको पता है इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जी। कहता है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, बी है आलिया वंश, सी है बुर्बो वंश है। ये हमारा सी जो है बुर्बो वंश है। क्या हमारा सी बुर्बो वंश है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, बुर्बो वंश। ठीक है, कहता है तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो देखिए फ्रांस में पुनर्स्थापना जो की गया था वंश था वो बुर्बो वंश था। क्या था? बुर्बो वंश। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा, जवाब दिएगा। कहता मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको पता है मेजनी का जो संबंध था किससे था? पता है? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बोनरी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है पर्सा। जल्दी से जवाब दीजिए। कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आपको पता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था वो था ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। कहता काउंट काबूर को विक्टर एमुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। आपको पता है कि काउंट काबूर ने विक्टर एमुनियन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। किस पद पे? प्रधानमंत्री पद पे। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ये अगला प्रश्न पढ़िएगा। कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी है नाविक। तो आपको पता है गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। इसलिए इसका सेकंड से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाविक। क्या हो जाएगा? डी, नाविक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन तृतीय और डी है बिस्मार्क। कहता जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न पढ़िएगा। जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है विद्वानों की, डी है पादरी एवं सामंतों की। तो देखिए जालबेरिन जो संस्था थी व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यापारियों की। अगला प्रश्न देखिएगा और आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम प्रथम। तो देखिए रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, पता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1871। अगला प्रश्न देखिएगा क्या
जी, कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की, डी है इंग्लैंड। तो देखिए यूरोप वासियों के लिए जो था यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान क्या था? प्रेरणा स्रोत था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। क्या है? बी यूनान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी, कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820 में, बी है 1821 में, सी 1822 में और डी 1823 में। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखिए नेपाल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1821। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न देखिए अगर आया कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रिया, सी है हंगरी और डी है इंग्लैंड। तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन 1836, बी 1832, सी 1842, डी 1830। तो देखिए यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1832 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। कहता है 15 नंबर कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है हीगेल, बी है अंडर्ट, सी है हमबोल्ट और डी है जैकब ग्रिम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हीगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीगेल ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न देखिएगा और आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कहता है एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो देखिए एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1829 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? अभी तो अगर 16 नंबर प्रश्न था एड्रियानोपल की संधि कब हुई, लेकिन अब ये पूछ रहा है किन देशों के बीच हुई, यानी किन दो देशों के बीच जो हुआ था एड्रियानोपल की संधि हुआ था। ऑप्शन है तुर्की रूस यानी तुर्की और रूस के बीच, बी है यूनान पोलैंड यानी यूनान और पोलैंड के बीच, सी है तुर्की और हंगरी यानी तुर्की और हंगरी के बीच और डी है हंगरी और पोलैंड। तो बतलाएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए एड्रियानोपल की जो संधि हुआ था तुर्की और रूस के बीच हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तुर्की और रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? कहता है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और पर्सा, बी है ब्रिटेन और फ्रांस, सी है फ्रांस और पर्सा और डी है पर्सा और रूस। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस और पर्सा हो जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है। कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी है ब्रिटेन और डी है तुर्की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑस्ट्रिया हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 19 नंबर था, अब आएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है ऑस्ट्रिया और डी है फ्रांस। तो देखिए पोलैंड के जो विद्रोह को कुचला था रूस ने कुचला था। किसने कुचला था? रूस ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर है जी। कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सेडोन, बी है सेडेवा, सी है साइडान और डी है फ्रैंकफर्ट। तो देखिए 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडोन हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडोवा का युद्ध, सी है पर्सा और डेनमार्क का युद्ध और डी है सेडोन का युद्ध। तो देखिए कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा? जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था सेडान का युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के बाद। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर का था यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है विक्टर मुनियन,
सी है गैरिबाल्डी और डी है मुसोलिनी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। क्या है इसका आंसर? ए हो जाएगा मेजनी। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 24 नंबर कहता है यंग यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको पता है यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया तुर्की। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन है 1815, बी है 1818, सी 1820 और डी 1848। तो देखिए वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो था बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है 27 नंबर कहता है इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं? इटली के एकीकरण में से निम्न में किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है बिस्मार्क, बी है मेजनी, सी है काबूर यानी कांड काबूर और डी है गैरिबाल्डी। जल्दी से बतलाइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी इटली के एकीकरण से नहीं था बल्कि से था जर्मनी के एकीकरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है गणराज्य और डी है अधिनायकवाद। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है काउंट काबूर, बी है बिस्मार्क, सी है गैरिबाल्डी, डी है मेजनी। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो था बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, बिस्मार्क हो गया। क्या? बी बिस्मार्क हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है वियना कांग्रेस की संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1871 में जो संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कब हुआ था? कौन सा संधि हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है 32 नंबर आपकी स्क्रीन में कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है कांडका और डी है इनमें सभी। तो सभी तो इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रिया, सी है ब्रिटेन और डी है जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 32 क्वेश्चंस को देखा है जो इतिहास के प्रथम पाठ भारत में राष्ट्रवाद से यूरोप में राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस थे। तो इस सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और डील कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो हमारा आएगा इतिहास के दूसरे चैप्टर का। तो आप सभी लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और दोस्तों के भी साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।